नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी वीडियो में हम सिंघल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सिंघल द्वीप में मिलने वाले मानसरोवर और सिंघल द्वीप में उस मानसरोवर पर पानी भरने आने वाली पनिहारिनों का वर्णन हम आज की व्याख्या भाग में करेंगे। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने सिंघल द्वीप में रहने वाले साधु संतों का, आम के बाग का, फल के उद्यानों का और इसके अलावा सिंघल द्वीप में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों का वर्णन किया। आज हम सिंघल द्वीप के मानसरोवर और उस मानसरोवर पर पानी भरने आने वाली पनिहारिनों का वर्णन करेंगे या उनकी व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी व्याख्या भाग में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ आपको समस्या आ रही है, और नहीं आ रही है तो अपनी वीडियो अच्छे से आगे बढ़ रही है। आज हम मानसरोवर का वर्णन इसके अंदर पढ़ते हैं सिंघल द्वीप व्याख्या भाग में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, व्याख्या में प्रसंग लिखना होता है, उसके पश्चात दिए हुए पद्यांश की व्याख्या करनी होती है और अंत में विशेष लिखना होता है। विशेष के अंदर 2 पंक्तियां हमें इसके भावों की लिखनी होती है, यानी इसमें कवि ने क्या कहा है या क्या कहना चाहता है, बाकी सब कुछ इसके काव्य सौंदर्य के बारे में हमें लिखना होता है। काव्य सौंदर्य या कलागत विशेषताएं कौन सी हो गई, जिसमें अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, किस प्रकार की शैली कवि ने प्रयुक्त की है, वो सब हमें इसके विशेष में लिखना होता है। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रसंग का अर्थ ये होता है कि किस प्रसंग में ये पंक्तियाँ लिखी गई है, कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो प्रसंग में हम इसका प्रसंग बताएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। उक्त पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप में स्थित तालाब और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। ये हम इसके प्रसंग में लिखेंगे, यानी इस प्रसंग से हम समझ जाएंगे कि आगे हमें क्या व्याख्या करनी है। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या के अंदर कवि कहता है, मानसरोदक वर्णों कहा। वर्णों का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। कहा का अर्थ क्या होता है, क्या, और मानसरोदक का अर्थ है मानसरोवर। कवि जायसी सिंघल द्वीप में स्थित तालाब का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानसरोवर का मैं क्या वर्णन करूं। भरा समुद्र अस का अर्थ होता है की तरह, और समुद्र का अर्थ समुद्र, वह समुद्र की तरह भरा हुआ है। अति अवगाहा, अवगाहा का अर्थ है अथाह है, और उसकी गहराई है वो अथाह है, असीम गहराई है, समुद्र से भी अधिक उसकी गहराई है। पानी मोती अस निर्मल तासु, उसका पानी मोती की तरह समान और अत्यंत निर्मल है। अमृत आनी, आनी का अर्थ क्या है, पानी, उसका पानी है वो साक्षात अमृत है। कपूर सुबास, सुबास का अर्थ होता है सुगंध, और उसकी सुगंध है वो कपूर के समान सुगंधित है। लंक द्वीप के शिला बनाई, लंका द्वीप से शिलाएं मंगवाई गई। बांधा सरवर घाट बनाई, और लंका द्वीप से शिलाएं मंगवाकर उनसे उस तालाब के घाट बनाए गए हैं। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, गरेरी का अर्थ होता है घुमावदार, उसके खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। उतर ही चढ़ ही लोग चहु फेरी, चहु फेरी का अर्थ यहाँ पर क्या है, चारों प्रहर। लोग चारों प्रहर इन सीढ़ियों से उतरते एवं चढ़ते रहते हैं। फूला कंवल रहा होई राता, राता का अर्थ यहाँ पर क्या है, लाल, कंवल का अर्थ कमल और फूला का अर्थ फूल।
तालाब में लाल कमल खिले हुए हैं। सहस सहस पखुरिम कर छाता। सहस सहस का अर्थ क्या है? हजार हजार। उनकी हजार हजार पंखुड़ियाँ छाते का आभास दे रही है। पखुरिम का अर्थ क्या है? पंखुड़ियाँ। उसकी हजार हजार पंखुड़ियाँ छाते का आभास दे रही है। उलट ही सीप मोती उतराही। उलट ही का अर्थ क्या है? उलटना। सीपियों के उलटने से तालाब में मोती गिर पड़ते हैं। चुग ही हंस ओ केली कराही। केली का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्रीड़ा करना। हंस उन मोतियों को चुगते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। खनी पतार पानी तहु काडा। खनी का अर्थ क्या है? गहरा। पानी इतना गहरा है कि पाताल से निकालना पड़ता है। क्षीर समुद्र निक्साहुत बाड़ा। यह तालाब क्षीर समुद्र से भी बढ़कर है। बाड़ा का अर्थ यहाँ पर क्या है? बढ़कर। क्षीर समुद्र से भी यह तालाब बढ़कर है। ऊपर पाल चहुं दिसी। चहुं दिसी चारों दिशाओं। पाल का अर्थ क्या है? किनारे। इस तालाब के ऊपर चारों ओर किनारे बने हुए हैं। अमृत फल सब रूख। रूख का अर्थ क्या है? पेड़। और उन पर अमृत के फलों से युक्त पेड़ हैं। देखी रूप सरवर के। सरवर तालाब। ऐसे तालाब के रूप को देखकर गए प्यास और भूख। प्यास का अर्थ प्यास। ऐसे तालाब के रूप को देखकर सबकी प्यास और भूख मिट जाती है। तो यहाँ पर कवि ने क्या, सिंघल द्वीप में जो मानसरोवर तालाब है उसकी सुंदरता और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आप अब इसका विशेष लिखोगे तो विशेष में पहली पंक्ति में सिंघल द्वीप में स्थित मानसरोवर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये इसके विशेष की पहली पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति में आपको सिंघल द्वीप के तालाब में रहने वाले हंसों का, मोतियों का, सीपों का, कमल के फूल का सुंदर वर्णन किया गया है। ये दूसरी पंक्ति होगी। तीसरी पंक्ति इसकी भाषा ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। पहले चौपाई छंद है फिर दोहा है, तो दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। कड़वक छंद का प्रयोग है और मसनवी शैली, सूफी काव्य की विशेषता के अनुरूप मसनवी शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये हो गई इसकी व्याख्या, प्रसंग और विशेष। अब हम इसकी अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। प्रसंग आपके वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया है, मैं फिर से उसको दोहरा देती हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। इन काव्य पंक्तियों में सिंघल द्वीप की पनिहारिनों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पनिहारिन आप जानते ही होंगे, जो पानी भरने जाती है उनको क्या कहते हैं? पनिहारिनें। तो इसके अंदर पनिहारिनों की विशेषताओं और विशेष तौर पर उनके सौंदर्य का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। पानी भरे आव ही पनिहारी। पनिहारी पानी भरने वाली स्त्रियाँ। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि जायसी सिंघल द्वीप की पनिहारिनों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पानी भरने के लिए पनिहारिनें आती है। रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। वे सभी सुंदर स्वरूप वाली पद्मिनी नारियां हैं। पदुम गंध। पदुम गंध का अर्थ क्या है? कमल की खुशबू, कमल की सुगंध। पदुम, पदुम का अर्थ कमल और गंध का अर्थ खुशबू। पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही। उनके शरीर में कमल की सुगंध बसी हुई है। भंवर लागी तिन्ह संग फिर ही। भंवर का अर्थ क्या है? भंवरे। भंवरे सुगंध के कारण उनके साथ साथ फिरते हैं। लंक संगिनी। यहाँ पर लंक का अर्थ क्या है? कमर, और संगिनी का अर्थ क्या है? सिंहनी। उनकी कमर सिंहनी के समान पतली है। सारंग नैनी। सारंग का अर्थ क्या है?
हिरण, नैनी का अर्थ है नयन, और उनकी नयन, उनकी आंखें हैं वो हिरण के समान सौंदर्य युक्त है, सुंदर है। हंस गामिनी, गामिनी का अर्थ चलना, हंस का अर्थ हंस की तरह। उनकी चाल हंस के समान मतवाली है। कोकिल बैनी, बैनी का अर्थ है यहाँ पर वाणी, कोकिल का अर्थ कोयल, और उनकी वाणी कोयल के समान मीठी है। आ वही झुंड सो पांत ही पांती, जब वो पानी भरने के लिए इस तालाब पर आती है तो झुंड में आती है, पांत ही पांती अपनी पंक्ति बनाकर। जब वो तालाब पर पानी भरने आती है तो पंक्ति बनाकर झुंड में आती है। गवन सुहाई सुभांति भांति, लेकिन गवन का अर्थ क्या है? जाना, लेकिन उनका जाना भांति भांति से होता है, विविध प्रकार से होता है। कनक कलश मुख चंद दीपाही, कनक कलश, कनक का अर्थ क्या है? सोना, और कलश का अर्थ क्या है? जिसमें वो पानी भरने के लिए आती है वो कलश। मुख चंद, मुख चंद चंद्रमा के समान मुख, और दीपाही का अर्थ क्या है? प्रतिबिंबित होना। तो यहाँ पर मुख चंद के अंदर क्या है? रूपक अलंकार है। मुख चंद, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर कोई भी योजक शब्द बीच में नहीं है, तो जहाँ योजक शब्द नहीं होता है और उपमेय की उपमान से तुलना होती है या उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो मुख चंद में रूपक अलंकार है। ऊपर लंका सिंगनी, सारंग नैनी, हंस गामिनी, कोकिल बैनी, इनमें भी रूपक अलंकार है। तो इन पूरे पद्यांश के अंदर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कनक कलश मुख चंद दीपाही, सोने के कलश में चंद्र के समान मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। रहस केली सन आवही जाही, रहस का अर्थ क्या है? रास लीला, केली का अर्थ क्रीड़ाएं, वे रास लीलाएं करती हुई, क्रीड़ाएं करती हुई आती और जाती है। जा सहूं वे हेरे चख नारी, चख का अर्थ क्या है? चक्षु, आंखें, हेरे का अर्थ देखना, जा सहूं जिसकी ओर, जा सहूं वे हेरे चख नारी, वे स्त्रियां अपने नेत्रों से जिधर भी देखती है। बांक नैन जनु हन ही कटारी, हन ही का अर्थ मार देना, हन ही यहाँ पर संस्कृत का शब्द है, तो आपको इसके लिए इसके विशेष के अंदर लिखना है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कटारी, कटार शब्द भी क्या है? संस्कृत का है, तो यहाँ पर तत्सम शब्दावली। बांक नैन, नैन शब्द भी संस्कृत का है। बांक नैन, बांक नैन का अर्थ तिरछी नजरें, जनु हन ही कटारी, अपनी आंखों से वे जिधर भी निहारती है, जिसको भी देखती है, तो ऐसे लगता है जैसे वो अपने तिरछे नजरों से मानो सामने वाले को तलवार से मार ही देगी। किस तलवार से? अपनी आंखों रूपी तलवार से मार देगी। कटार का अर्थ तलवार, हन्ही का अर्थ मार देना। तो यहाँ पर शब्द कौन सा आ रहा है? जनु, जनु, जानो, मनु, मानो, ये जो योजक शब्द जहाँ पर आते हैं, वाचक शब्द जहाँ आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस काव्य पंक्ति के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आपको इसके विशेष में लिखना है। रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। केस मेघवाल सिरता पाई, मेघवाल का अर्थ क्या है? मेघ, बादलों की तरह, बादलों की तरह काले। सिरता पाई, उन स्त्रियों के बाल बादलों के समान काले हैं और जिनकी लंबाई सिर से पांव तक है। सिरता पाई का अर्थ है सिर से पांव तक है। चमक ही दसन बीजू के नाई, चमक ही का अर्थ है चमकना, दसन का अर्थ दांत, और बीजू का अर्थ है बिजली। उनके दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। माथे कनक गागरी, गागरी का अर्थ है कलश, कनक का अर्थ है सोने के। माथे कनक गागरी, इन पनिहारिनों के सिर पर सोने की कलश सुसज्जित हैं। आवही रूप अनूप, अनूप का अर्थ अनुपम। जितनी भी स्त्रियां पानी भरने आती है, सब रूप सौंदर्य में अनुपम है। जे ही के अस पनिहारिनी, सी रानी के ही रूप, कैसा रूप होगा। जिस देश की
पनिहारी ने इतनी सुंदर है, उनकी रानियां कैसी रूपवती होगी, अर्थात वे उनसे भी ज़्यादा रूप वाली और सुंदर होगी। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कवि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती के सौंदर्य की ओर ध्यान खींच रहे हैं कि जहाँ की पनिहारी ने इतनी सुंदर है तो वहाँ की रानी कितनी सुंदर होगी। ये इसकी व्याख्या है। अब हमें इसका विशेष लिखना है, तो विशेष में हमें ये लिखना है कि सिंघल द्वीप के अंदर मानसरोवर तालाब पर पानी भरने आने वाली पनिहारिनों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में आपको लिखना है कि कवि ने पनिहारिनों के सौंदर्य की तुलना विभिन्न प्राकृतिक उपादानों से की है। प्राकृतिक उपादान जैसे हंस के समान उनकी चाल है, कोयल के समान उनकी वाणी है, सिंहनी के समान उनकी पतली कमर है, तो ये सब कुछ उन्होंने चंद्रमा के समान मुख है, ये सब कुछ इन्होंने प्राकृतिक उपमानों से इन पनिहारिनों की सुंदरता की तुलना की है। तीसरी पंक्ति इसकी भाषा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई दोहा शैली का प्रयोग है, कड़वक छंद का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है और रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग है। यहाँ पर इनके सौंदर्य का वर्णन है पनिहारिनों के, तो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ये सब कुछ आपको इसके विशेष में लिखना है। तो ये आज की हमारी व्याख्या पूरी हुई। हमारे आगे की वीडियो में हम इसके आगे के भाग की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।